नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, और इस सीरीज की आज हम 167वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। आज की क्लास में भी आपको जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां नहीं हैं? देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में इनमें से संसद की बैठक स्थगित करना नहीं आता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, यानी सत्र को बुलाता है, सत्र का सत्रावसान करता है, यानी सत्र समाप्ति की घोषणा करता है, और अध्यादेश को लागू करवाता है, यानी जारी करता है। ये सारी उसकी विधायी शक्तियों में आती है, जबकि संसद की बैठक को स्थगित करना लोकसभा अध्यक्ष का अधिकार है, उनकी विधायी शक्ति है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला, गिनी गुणांक किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्थव्यवस्था को लेकर के जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, वो पूछी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट गुणांक होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वक्र होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि ये किस चीज से संबंधित हैं। उन्हीं में से एक है आपका गिनी गुणांक। जो गिनी गुणांक होता है, ये आय के असमानता को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी यह किसके माप के लिए इस्तेमाल होता है? आय असमानता को मापने के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक होता है आपके पास जिसे हम कहते हैं फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र किस चीज को मापता है? फिलिप्स वक्र आपके मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध को आपस में मापता है। एक होता है जो कई बार पेपर में आया है, लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र आय के वितरण को मापता है। ठीक है, असमान वितरण को, आय असमानता को गिनी गुणांक के द्वारा मापा जाता है, और आय के वितरण को लॉरेंज वक्र के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना किसमें से हास्र घटाकर करी जाती है? देखिए, जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, एनएनपी हम जिसको कहते हैं, एनएनपी को ही किसी भी देश की राष्ट्रीय आय माना जाता है। ठीक है, एनएनपी क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय इसी को कहते हैं। इसको कैसे मापा जाता है? हमारे पास एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं जीएनपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी में कहें तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और जब इस जीएनपी में से हास्र को, यानी लॉस को हटा दिया जाता है, तो जो हमें मिलता है वो एनएनपी मिलता है। वही आपका सवाल है कि ये हमें कैसे मिलेगा, किसमें से हास घटाएं? तो हम हटाएंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद से। जीडीपी से नहीं हटाना है, ये जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद। यह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जीएनपी। जीएनपी में जब लॉस घटाया जाएगा, एनएनपी मिलेगा, जिसे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जो मूल्य ह्रास होता है, ये जो ह्रास है, ये किसके बराबर होता है? तब आप कहेंगे जीएनपी माइनस एनएनपी, जो हमें मिलेगा वो ह्रास होता है। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के कुछ इंपॉर्टेंट आपके शब्द। कोशिश करेंगे जैसे हमने भारतीय संविधान को डिटेल में कवर किया, वैसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था की भी एक डिटेल सीरीज बहुत जल्दी इसी चैनल पर शुरू करें, जिसमें हम ऊपर जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वक्र को देखा, गुणांक को देखा, यहाँ पर जो ये टर्मिनोलॉजी है जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, इन सबको डिटेल में उसमें समझें, वो भी सरल भाषा में। बहुत जल्द उसकी क्लास को भी शुरू करेंगे। अगला है, मार्च 2024 में नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य कौन सा देश बना है? तो देखिए, नाटो की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में करी गई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसल्स में स्थित है। इसमें अभी वर्तमान में टोटल 32 देश हैं। 32वां जो सदस्य बना है वो मार्च 2024 में बना है, और इसका नाम है स्वीडन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो 31वां सदस्य था इसका, वो फिनलैंड बना था 2023 में। 2024 में स्वीडन बना है नाटो का सदस्य। इसको आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, यह मुख्य रूप से संबंधित है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड में भी आपसे पूछा गया था, पहले भी हमने कई बार इसे कवर किया है, लेकिन इसको इस तरीके से भी कवर करना
कि आपको एग्जामिनर कितना भी घुमाने का प्रयास करे, आप आसानी से उस पर टिक कर जाएं। देखिए, छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जिसमें बाहर से देखने पर लगता है कि जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनके पास रोजगार है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि अगर उन लोगों को वहां से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये भारत में एक तो कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में, इन दो क्षेत्रों में ये ज्यादा पाई जाती है। तो आपके पास पेपर में केवल कृषि क्षेत्र आया था, इसके साथ ग्रामीण क्षेत्र को भी याद करना। ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन टी। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पश्चिमी घाट को लेकर के 4 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, यह उत्तर में ताप्ती के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में विस्तृत है। तो जो हमारा पश्चिमी घाट है, जिसको सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जो लंबाई है लगभग वो 1600 किलोमीटर लंबी है। उत्तर में ताप्ती के मुहाने से शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ये वाला पॉइंट भी आपका सही है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर है, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट की जो औसत ऊंचाई है वो आपके 1000 मीटर से लेकर लगभग 1300 मीटर के बीच में है, और अगर एग्जैक्ट नंबर की बात करें, इसकी ऊंचाई 1200 मीटर मानी जाती है। ठीक है, औसत ऊंचाई है अगर मान लें तो ये है, और रेंज बोल ले तो 1000 से 1200 या 1300 इसको माना जाता है, न कि 1500। तो तीसरा वाला आपका गलत है और आपको सही वाले ही बताने हैं, तो तीसरा एलिमिनेट हो गया। यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा यहां पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। हमने जब ज्योग्राफी वाली सीरीज देखी थी उसमें भी बात करी थी कि पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो ताप्ती नदी घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। इसमें महाराष्ट्र गुजरात की सीमा से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक ये पूरा क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है, लंबाई भी हमने देखी थी कि लगभग कितनी है, 1600 किलोमीटर की लंबाई है। वही क्वेश्चन आपके पास पेपर में बना था। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसको जैसे मैंने कहा सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट लेते हैं, एक को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, एक को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वो कालसुबाई है, और दक्षिणी सह्याद्री का जो सर्वोच्च शिखर है वो कुद्रेमुख है। ठीक है, अगला, कौन से कारक महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं? जो महासागरीय धाराएं होती हैं उनको प्रभावित करने वाले कारक होते हैं तापमान में भिन्नता, लवणता में भिन्नता और पृथ्वी का परिभ्रमण। ये 3 कारक होते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, इनके उत्पादन को, उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इनकी उत्पत्ति किसके कारण प्रभावित होती है? इन तीनों के कारण होती है, यानी 2, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन यानी परिभ्रमण के कारण, इसके अलावा महासागर में जैसे डिफरेंस होता है, जैसे हर महासागर का टेम्परेचर अलग है, लवणता वहां पर अलग है, हर महासागर में घनत्व अलग है, वो चीजें भी महासागरीय जलधाराओं को प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित होती है। तो भारत में नोट निकालने का जो सिस्टम है वो किस प्रणाली पर आधारित है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ तो नोट निर्गमन प्रणाली जो थी वो अनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन 1957 में इस प्रणाली में चेंज किया गया और इसे इसमें से हटाकर न्यूनतम कोष प्रणाली पर स्थानांतरित किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रणाली पर आधारित है नोटों की निर्गमन प्रणाली, और इसे कब अपनाया गया? 1957 में। उससे पहले किस पर आधारित थी? इस पर आधारित थी। ठीक है, इस प्रणाली के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपने पास लगभग 200 करोड़ का कोष रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ का स्वर्ण होता है और 85 करोड़ की विदेशी मुद्रा होती है। ठीक है, अगला, अंग्रेजों के विरुद्ध हुए निम्न विद्रोहों को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। 4 विद्रोह यहां पर दिए गए हैं, इनको आपने लगाना है, कौन सा पहले हुआ उसे पहले रखना है। सबसे पहला इनके वर्षों को देख लेते हैं। खासी विद्रोह ये कब हुआ था? जो खासी विद्रोह है ये आपके 1828 से लेकर 1832 के बीच में हुआ था। ठीक है, मेघालय की साइड ये विद्रोह हुआ था।
चुआर विद्रोह की बात करते हैं। चुआर विद्रोह आपके 1766 से लेकर 1772 के बीच में हुआ था। छोटा नागपुर के क्षेत्र में यह हुआ। रंपा विद्रोह की बात करते हैं। रंपा विद्रोह आपके 1879 में हुआ। दूसरा चरण इसका 1922 में हुआ। ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इसके बाद आता है कोल विद्रोह, जो आपके 1828 से लेकर 34 के बीच में हुआ था। तो अगर आप इनके वर्षों को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले हुआ है चुआर विद्रोह यानी 2, उसके बाद हुआ है खासी विद्रोह यानी 1, उसके बाद आपका कोल विद्रोह और फिर अंत में आपका रंपा विद्रोह। 2 1 4 3 इसका सही आंसर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन डी। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मौलिक अधिकार क्षेत्र है वो आता है भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच के विवाद में। संघीय व्यवस्था को लेकर के जो भी विवाद होते हैं, जो भी केसेस होते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि इन मामलों में फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है, हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते। अगर संघ और किसी राज्य को लेकर विवाद होता है या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच विवाद होता है तो केवल मामला कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्र अधिकार में आता है। संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हरित क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हरित क्रांति के बारे में भी हमने डिटेल में बात करी थी। इसको लेकर के 4 स्टेटमेंट दिए हैं, देखते हैं कौन सा सही नहीं है। पहला, भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। यह आपका बिल्कुल सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। ये वाला बिंदु भी आपका सही है। जो इसका प्रभाव रहा था हरित क्रांति का पूरे देश में नहीं था, केवल कुछ क्षेत्र में था, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, इसके अलावा आंध्र और तमिलनाडु में इसका प्रभाव था। हरित क्रांति से चावल, दाल, गन्ना की उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ये गलत हो जाएगा। देखिए, हरित क्रांति का दलहन में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था, मोटे अनाज में भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। इसके अलावा जो कपास है, जूट है, गन्ना है, चाय है, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल जो खाद्यान्न है उसमें भी प्रमुख है हमारा गेहूं, केवल इस पर प्रभाव पड़ा था ज्यादा। सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो गेहूं पर पड़ा था। तो सी वाला आपका गलत है और आपको गलत ही बताना था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला, निम्न घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करें। फिर से 4 घटनाएं दी गई हैं, लेकिन चारों घटनाएं ऐसी हैं जो 1946 में घटित हुई थी। तो अब आपको इनकी तिथि या इनका महीना पता होना चाहिए, तो ही आप इनको अरेंज कर पाएंगे। सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाई गई थी? 16 अगस्त को मनाई गई थी 1946 में। संविधान सभा का जो चुनाव होता है वो जुलाई अगस्त में हुआ था। ठीक है, ये भी 46 में। कैबिनेट मिशन जो भारत आया था, ये आया था मार्च 46 में। ठीक है, और नौसेना का जो शाही विद्रोह हुआ था वो फरवरी में हुआ था 1946 में। तो अब आपको सबके वर्ष पता चल गए, ये फरवरी में हुआ, ये मार्च में, ये जुलाई अगस्त में और ये केवल अगस्त में। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 इसका सही आंसर है। 4 3 2 1 ऑप्शन सी। अगला है, तुगलकनामा निम्न में से किसकी एक महत्वपूर्ण रचना है? रचनाएं दिल्ली सल्तनत को लेकर के, मुगल शासन को लेकर के आपसे पूछी जाती रहती है। ऐसे ही एक रचना है तुगलकनामा। इस रचना को किसने लिखा है? किसकी ये रचना है? सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की रचना है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। हमने जब दिल्ली सल्तनत के स्रोत को कवर किया था, अमीर खुसरो की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं को देखा था। उसमें एक रचना थी अमीर खुसरो की जिसका नाम था खजायन उल फतह। ये किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। इसके अलावा एक रचना थी इसकी जिसका नाम था नूर सिपहर। ये भी किसकी है? अमीर खुसरो की। और तुगलकनामा भी किसकी है? इसी की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाले का आपने चयन करना है। पहला, मूल अधिकार असीमित नहीं है। तो क्या ये वाला स्टेटमेंट सही है या गलत है? मौलिक अधिकार जो हमारे हैं वो सीमित हैं। आप अपने मौलिक अधिकारों के चक्कर में दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, तो वो सीमित हैं। ये कह रहा है असीमित नहीं है, यानी ये सही कह रहा है क्योंकि वो सीमित है। ठीक है, तो पहला वाला तो सही है। दूसरा, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये वाला कथन आपका गलत है।
मौलिक अधिकारों में परिवर्तन होता है। संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका गलत है, पहला वाला आपका सही है। अब आपको विकल्प में उसको चुनना है जो आपसे पूछा गया। आपसे पूछा है गलत वाला, तो जल्दबाजी में आपने ऑप्शन ए को टिक नहीं करना है। जल्दबाजी में आपने देखना है कि गलत वाला है सेकंड वाला, यानी सेकंड वाला इसका उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कहा था? तो डीपीएसपी के बारे में जो फेमस स्टेटमेंट हैं वो लगातार पूछे जाते रहते हैं। एक स्टेटमेंट और कि भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर है डीपीएसपी, ये कहा था टीटी कृष्णमाचारी ने। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्न में से कौन सा एक जापान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा है? तो जापान में बहने वाली गर्म शुष्क हवा इनमें से है आपकी यामो। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, बाकी की अगर हम हवाओं की बात करते हैं तो जो काराबुरान बहती है यह मध्य एशिया में बहती है। सिरोको जो बहती है ये सहारा रेगिस्तान में बहती है। फौन आपके अल्पास पर्वत श्रेणी में बहती है। बहुत जल्द हमने इंडियन ज्योग्राफी की जो सीरीज को शुरू किया था उसे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज को शुरू करेंगे, क्योंकि अब यहां से भी काफ़ी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। निम्न में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया प्रश्न है। लोकतंत्र की पहली पाठशाला स्थानीय सुशासन को कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। सत्ता का तीसरा तल वो भी इसी को कहते हैं। ठीक है, पहला तल क्या है? केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय स्वशासन। ठीक है, परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी है? देखिए, दक्षिण भारत में जो शिव भक्त संत हैं उन्हें नयनार संत कहते हैं और भगवान विष्णु के जो अनुयायी हैं उन्हें अलवार संत कहते हैं। परंपरागत तौर पर नयनार संतों की संख्या 63 मानी जाती है और अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है? तो भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर विस्तार यहां पर पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, कितना विस्तार हो जाएगा भारत का? उत्तर से दक्षिण में पूछा है, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक का जो पूरा विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। और अगर पूछा होता पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार वो कितना है भारत का? 2935 किलोमीटर के करीब। कहीं पर 35 है, कहीं पर 33 है। 33 को याद करेंगे। ठीक है, 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। कई बार ऐसे भी आपको पूछ लिया जाता है। इसको भी हमने ज्योग्राफी वाली सीरीज में मैप के माध्यम से डिटेल में इस प्रकार के सवालों को देखा था। आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर किया। पूरी डिटेल के साथ इनको समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।